हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? आपने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है ग्रेविटेशन में। कोई भी ऑब्जेक्ट को जब किसी हाइट एच पर उठा के ले जाते हैं तो उस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। वैसे स्प्रिंग में यदि हम किसी स्प्रिंग को पुश करते हैं से एक्स से, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ के उसका फोर्स कांस्टेंट है। ये रहा स्प्रिंग, फिक्स है। यदि इसका ये नेचुरल लेंथ है और इतना हमने इसको पुश किया है अंदर, तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होता है वो है हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आपने क्लास 11 में पढ़ा है। वैसे धरती है, यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पर ले गए, ये हाइट h है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है mgh। कहाँ से आता है पोटेंशियल एनर्जी? ये पोटेंशियल एनर्जी किसी कंजर्वेटिव फोर्स, बाद में आएंगे कि क्या है कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट कोई एक्सटर्नल एजेंट काम करता है और वह जो काम है, जो वर्क डन है, उसमें स्टोर हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। जैसे कि यहाँ पर धरती एक फोर्स लगा रही है, जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर mg फोर्स लगा रही है, और कोई आप उसको पकड़ के धीरे धीरे उठा के यहाँ पर जाके रखती है, तो आपने जो वर्क डन किया वही इसमें स्टोर्ड है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। इस स्प्रिंग को आप देखिए इधर पुश कर रहे हैं, ये जाना नहीं चाह रहा है, लेकिन आप जबरदस्ती उसे पुश कर रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ पर पुश करने के देखिए इतना धीरे पुश करना है कि वो चला जाए, लेकिन उसमें कोई एक्सलेशन प्रोड्यूस नहीं हुआ। जब भी आप फोर्स लगाते हैं तो एक्सलेशन प्रोड्यूस होता है, लेकिन यहाँ फोर्स बहुत छोटा है, बहुत छोटा नहीं, वहाँ फोर्स इस तरह से लगाया जा रहा है कि ये जो अपोज फोर्स कर रहा है वो और आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो दोनों सेम है, तो नेट फोर्स 0 है। तो ये मूव जो करेगा बहुत धीरे धीरे, थ्योरेटिकली बहुत धीरे और बहुत टाइम लेगा, लेकिन प्रैक्टिकली वैसा नहीं होता। तो ये यहाँ पर आकर रुक गया, तो मान लीजिए यहाँ पर हमने छोड़ रहा हूँ, तो अब यहाँ पर जब रखा हुआ है तो इसने x जो है सो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी आया वो हाफ की एक्स स्क्वायर है। तो आप देख रहे हैं कि जो भी पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है वो हर फोर्सेस, जहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात हम कर सकते हैं। तो चार्जेज की हम बात कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसका मतलब है यहाँ पर भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। मान लीजिए यहाँ कोई चार्ज का सोर्स है, वो कैसा है उसका ज्योमेट्री हम अभी नहीं बताएंगे। वो जनरल मान लीजिए एक चार्ज का सोर्स है, स्फीयर हो सकता है, पॉइंट चार्ज हो सकता है, रॉड हो सकता है, कुछ भी है। तो इधर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट भी हो सकता है, यूनिफॉर्म हो सकता है, या फिर वेरी भी कर सकता है, उससे हमें नहीं फर्क पड़ता। ये हर जगह जो है सो एक इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, जिसको वैल्यू हम E कहते हैं। मान लीजिए वो वेरी कर रहे हैं, E एज ए फंक्शन ऑफ R है। और यहाँ पर अब हमने कोई चार्ज को रखा हुआ है, ये Q चार्ज रख दिया, इसको टेस्ट चार्ज कहेंगे। ये एक फोर्स फील करेगा, किधर फील करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। तो ये फोर्स जो है वो कितना होगा? QE। और फोर्स जो है फंक्शन होगा R का, क्योंकि ये वेरी कर सकता है। अब किसी एक्सटर्नल एजेंट को इन्फिनिटी से यहाँ तक इसको लाना है, या बहुत दूर से कहीं और से यहाँ तक लाना है, तो वो कितना काम करेगा? जैसे कि यहाँ पर आप कितना काम कर रहे थे, mg फोर्स धरती किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है, आपने उतना ही एक्जैक्टली फोर्स लगाया है, तो नेट फोर्स 0 हो गया, और उसके बाद धीरे धीरे से पुश करके यहाँ तक ले गए। धीरे धीरे इसलिए हम बोल रहे हैं, स्लोली इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पर यदि आप स्लोली नहीं ले जाएंगे तो यहाँ पर जो है सो स्पीड आ जाएगा। स्पीड नहीं आना चाहिए, स्पीड हर जगह 0 रहेगा, तो इसलिए हम स्लोली बोल रहे हैं। सो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट ब्रिंगिंग Q फ्रॉम B to A। कोई B to A पॉइंट पर हम ऐसे ला रहे हैं, कितना वर्क डन करना पड़ेगा? ये वर्क डन जो है सो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा है।
ये एक्सटी लिख देते हैं। और ये कितना हुआ, ये हुआ, देखिए पहले फोर्स कितना लगा, फोर्स एक्सटर्नल एजेंट कितना लगाएगा, जितना फोर्स ये है एक्ट, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट, ये जितना फोर्स है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट, डॉट डी आर। तो इधर से हम इधर लेके आ रहे हैं, हमारा फोर्स इधर लग रहा है और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। हम कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, बी पॉइंट टू ए पॉइंट ला रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, कहीं पर बी पॉइंट है, इधर बी पॉइंट है, कहीं से ला रहे हैं, और इधर यहाँ पर ए पॉइंट पे ला रहे हैं, यहाँ पे ला रहे हैं, बी टू ए ला रहे हैं। ये कोई इंटरमीडिएट पॉइंट था। अब ये जो वर्क डन किया वो इसी में स्टोर हो जाएगा, इसको बड़ा बढ़िया से लिख लेते हैं, बी टू ए एफ आर डॉट डी आर, और एफ आर का वैल्यू जो है सो वो लिख देते हैं, एफ आर था क्यू ई आर डॉट डी आर। तो ये हमारा हो गया माइनस क्यू, यही हो गया इसमें जो चेंज इन एनर्जी, वर्क डन इसने जो किया बी से ए तक लाने में, तो इसका एनर्जी में चेंज हुआ बी टू ए में, और इस एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, बी टू ए तो हो गया ई डॉट डी आर। तो यहां पर इसको डी यू कहें पहले, और उसके बाद में डेल्टा यू या यू बी इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस यू ए माइनस क्यू बी टू ए। यहां मैंने उल्टा लिखा फिर ए टू बी। अब यदि हमारा यू बी को हम जीरो में जगह करना है, यू बी इज इक्वल टू जीरो व्हेन बी जो है सो इन्फिनिटी पर है, बहुत दूर है। बी जब इन्फिनिटी है तो इंटरेक्शन कितना होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंज कर रहा है हर जगह, तो इंटरेक्शन जो है एट बी जो है सो जीरो होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो जीरो होगा, तो वहां पर का एनर्जी हम जीरो कर सकते हैं। तो ये भी जीरो हो गया यदि बी को हम इन्फिनिटी पर ले जाते हैं तो यू ए पर जो है सो कितना हो गया माइनस क्यू आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू सम आर वैल्यू, आर ए वैल्यू, और जो भी आपको कहना है, और तब इस तरह से हमें जो है सो पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। ये है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू आर ई डॉट पी, और इसको यू ए न लिख के हम लिख सकते हैं यू ऑफ आर। ओके, तो ये था पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो था पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल का। ये पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी ही है एक तरह से, लेकिन यहाँ यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कोई चार्ज सोर्स है, राइट, हर एक फील्ड पॉइंट पर जो है सो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पर यदि हम टेस्ट चार्ज रखते हैं Q, तो क्या फील करता है, पहला यदि टेस्ट चार्ज हम रखते हैं तो टेस्ट चार्ज Q वो जो है सो एक्सपीरियंस करता है फोर्स, ओके। दूसरा, यहां पर यदि हम टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उसके पास एक एनर्जी आ जाता है। जैसे ही इसको यहां पर हम रखें उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है। तो जैसे यहां पर हम पॉइंट को टेस्ट चार्ज क्यू को रखें, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, वैसे ही यदि टेस्ट चार्ज को यहां पर रखते हैं तो वहां पर उसके पास एक एनर्जी है, राइट। इसका मतलब हाँ उस पॉइंट पर तो कुछ है, यदि हम टेस्ट चार्ज को नहीं रखें तो यहाँ पर फील्ड है, वैसे ही फील्ड के कोरस्पॉन्डिंग एक सम कोई क्वांटिटी यहाँ है जिसको हम पोटेंशियल कहते हैं। टेस्ट चार्ज रिक्वायर पोटेंशियल एनर्जी।
तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है इसका मतलब उसका एक प्रॉपर्टी है, जैसे चार्ज सोर्स चार्ज यहाँ पर रखेंगे, चार्ज सोर्स यहाँ रखेंगे, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में एक पोटेंशियल भी होता है। और वो पोटेंशियल क्या है, हमें जो ये पोटेंशियल है वो जो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक्सपीरियंस करता है, पोटेंशियल एनर्जी जो एक्वायर करता है, वो यदि पर यूनिट चार्ज हो तो उसे पोटेंशियल कहेंगे। तो पोटेंशियल को भी से डिनोट करते हैं, वो है पर यूनिट चार्ज। जो यहाँ पे एनर्जी उसने उसको मिला वो पर यूनिट चार्ज। और दूसरी बात ये कि ये चार्ज बहुत छोटा होना चाहिए ताकि सोर्स को कोई इफेक्ट ना करे। तो टेस्ट चार्ज हमेशा छोटा ही होता है, Q टेंड्स टू 0। और ये हमने यहाँ पर देख लिया है, Q टेंड्स टू 0। U कितना है, लास्ट टाइम हमने देखा था इधर, U यहाँ पर -Q E डॉट dr। देखिए ये इसके साथ रिलेटेड हो रहा है बाय Q, ये चला गया और अनलिमिट का कोई मतलब नहीं है। तो ये हो गया इसका पोटेंशियल। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका ए वेक्टर नहीं है। तो इसको ऐड करने के लिए हमें कोई स्पेशल मेथड यूज नहीं करना पड़ेगा। इसको ऐड करना होगा, उसको अलजेब्रा के मुताबिक हम ऐड कर देंगे। और जिस तरह से आपने देखा कि सोर्स, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज, वो सारे सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है जी और जीने दो, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जो भी इफेक्ट दिखाना है यहाँ पर, वो मान लीजिए यदि ये फील्ड जो है सो एक से ज़्यादा सोर्स चार्ज की वजह से है, तो वो सारे सोर्स चार्जेस जो हैं, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर Q1, Q2, Q3 ऐसे बहुत सारे सोर्स चार्जेस हैं। अभी डिफरेंट शेप में है, डिफरेंट पॉइंट चार्ज हो सकते हैं, स्फीयर हो सकते हैं, सिलेंडर हो सकते हैं, कुछ भी है। और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो होगा सबके वजह से अलग अलग। ये इसके प्रेजेंस की वजह से इसका पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। ये बोलेगा हमारा अपना पोटेंशियल है भाई, वो लगाने दो, सम हो जाएगा। और अभी हम बात किए थे कंजर्वेटिव फोर्स का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है सो कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका क्या मतलब है? कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कि यदि हमें वर्क डन करना पड़ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, ये जो कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स यदि वर्क डन करता है, तो वो वर्क डन करता है, वो जो है सो डिपेंड नहीं करता है उसके पाथ पर। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। देखिए यहां पर जो है इस पॉइंट ए से, बी से इस पॉइंट ए में हम ला रहे हैं। आप ना बोलेगा हम सीधा चलते हैं, ठीक है आप सीधा जाओ। आप हम बोले इधर से घूम के जाते हैं, घूम के जाओ। इधर से घूम के जाते हैं, इधर से घूम के जाओ। नहीं हम इधर से और घूमेंगे, ठीक वो भी घूमिए। इधर घूम के फिर यहाँ पर फाइनली यहाँ पर आए। ये 1 2 3 4 5 5 पाथ है, 5 पाथ है, लेकिन वर्क डन जो है सो सेम है। वर्क डन जो है सो 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में सेम है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड करता है ओनली, या वर्क डन जो है ये डिपेंड करता है ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कहाँ है, फाइनल पोजीशन कहाँ है, बस उसी पर केवल डिपेंड करता है। यही कंजर्वेटिव फोर्स है। अब चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अभी तक हमने कुछ भी बताया नहीं कि किसी भी ज्योमेट्री का जो चार्ज सोर्स है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। तो अब हम शुरू करते हैं बहुत ही बेसिक से। सबसे बेसिक एक पॉइंट चार्ज लेते हैं,
इसको Q कहते हैं। और इस पॉइंट पर जो है सो हमें क्या बताना है, पोटेंशियल बताना है। ये P पॉइंट Vp कितना होगा ये बताना। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है वो तो हमें पता है। और यहाँ पर यदि हम टेस्ट चार्ज Q रख दें तो उस पर एक फोर्स लग जाएगा QE। और ये E कितना है इस पॉइंट चार्ज की वजह से, यहाँ पर वो होता है 1/4πε0 Q/r²। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का R है। अब वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बाय E। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वर्क डन कितना करेगा, यहां से ले जाकर इंफिनिटी तक ले चलते हैं। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट, यदि ये चेंज कर रहा है तो इंटीग्रेट कर देंगे। अब फोर्स कितना है QE डॉट dr। E का डायरेक्शन और dr का डायरेक्शन सेम है तो हम डॉट को हटा सकते हैं। कॉस थीटा यहाँ 0 डिग्री है, कॉस थीटा 1 है क्योंकि थीटा 0 डिग्री है। QE का वैल्यू रखते हैं 1/4πε0 Q/r² dr। कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, R जो है सो P से इंफिनिटी ले जाना है इसे, P टू इंफिनिटी। P पर जो है सो वैल्यू कितना है R का, R है, और इंफिनिटी पर वैल्यू इंफिनिटी है। जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकालते हैं, जैसे क्यूब कांस्टेंट है, 4πε0 कांस्टेंट है, और इसको बाकी जो बच गया उससे इंटीग्रेट करना है। R जो है सो R टू इंफिनिटी जा रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/r। R को R टू इंफिनिटी ले चलते हैं, माइनस से उससे लिमिट चेंज कर देगा, और लिमिट यदि हम रखते हैं तो a आ जाता है 1/r, और 1/इंफिनिटी जो कि 0 है उसको छोड़ देते हैं। तो ये हमारा पोटेंशियल मिल गया। तो ये वर्क डन था बाय इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, एक्सटर्नल एजेंट जो है वो कितना वर्क डन करेगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ने काम किया उसका ऑपोजिट करेगा। -WE जितने काम किया इसने, -1/4πε0 Q/r। और ये वर्क डन जो है सो कहां से कहां तक है, R = R टू R = इंफिनिटी। ये B पॉइंट है, ये A पॉइंट है, या P पॉइंट है टू इंफिनिटी के लिए। ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है सो माइनस में होगा, लेकिन वो पोटेंशियल नहीं है। पोटेंशियल है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing the charge from R = infinity to R = R, वो कितना आया। यहां पर जस्ट लिमिट चेंज की है, R टू इंफिनिटी, इंफिनिटी टू R, तो इसका भी माइनस हो जाएगा, माइनस जो भी यहां आया था। तो ये दो माइनस मिलके खत्म हो गया, और ये हो गया हमारा पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब यूनिट चार्ज जो है, यहाँ तो क्यू भूलते चले गए ना, क्यू भूल गए हर जगह। यही तो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी है आर। और पोटेंशियल को जो डिफाइन करना है, पोटेंशियल भी, वो कितना होता है, यहां पर कितना चार्ज को ले गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू, क्यू को इंफिनिटी से यहां तक लाने में इतना वर्क डन किया गया, वो पोटेंशियल नहीं है। यूनिट चार्ज को, यूनिट टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो पोटेंशियल है। पोटेंशियल
मतलब वर्क डन बाय ब्रिंगिंग दिस क्यू चार्ज डिवाइडेड बाय क्यू यूनिट चार्ज। क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पी तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो है ये क्वांटिटी। तो एक चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसका क्यू टाइम्स स्मॉलर होगा, राइट। तो क्यू से डिवाइड कर दिए तो यहाँ पर क्यू चला गया तो ये आ गया 1/4πε0 Q/R। ये है पोटेंशियल। अब इसे याद रखने के लिए बहुत आसान ये है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड याद है पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4πε0 Q/R² और डायरेक्शन R की तरफ है। यहाँ पर जो है सो एक R कम रहेगा, डिनोमिनेटर में एक R कम रहेगा और ये स्केलर क्वांटिटी है तो कोई डायरेक्शन नहीं, ये पॉइंट चार्ज है। ठीक हो गया। ये देखा आपने कि पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है। अब मूव करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वेरियस ज्योमेट्री लाइक रिंग, स्फेरिकल सेल, स्फीयर। यहाँ पर हमने सबका रिजल्ट लिख रखा है, एक एक करके हम आपको बता देते हैं कि कौन कैसे आ रहा है। पहले रिंग को देखते हैं। ये रहा हमारा रिंग, ये इसका सेंटर है और इस पर एक एक्सियल पॉइंट लेते हैं। यहां से एक एक्सियल पॉइंट है P और इस P पॉइंट पर जो है सो कितना पोटेंशियल होगा ये बताना है। तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज इसमें कहाँ है, ये रिंग है तो चार्ज इधर है हर जगह। हम क्या करते हैं कि एलिमेंट्री चार्ज लेते हैं, एक एलिमेंट लेते हैं स्मॉल सा एलिमेंट, मतलब इसका एक टुकड़ा लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने वो टुकड़ा लिया, इसका इसमें चार्ज कितना है, मान लीजिए Q है, डी क्यू, ये पूरा में चार्ज Q है। यहाँ पर चार्ज जो है सो छोटा सा चार्ज है डी क्यू। तो उसके वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, ये डिस्टेंस हमने लिया और ये हमारा, इसके रेडियस को जो है सो कैपिटल R बोलते हैं और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको हम x बोलते हैं। और इस पॉइंट P पर हमें जो है सो पोटेंशियल बताना है। ये कितना हो जाएगा, ये तो 90 डिग्री है, ये सर्किल है और सर्किल से जो रेडियस पर जा रहा है और ये हमारा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये इसका एक्सिस है, ये जो है सो रिंग का एक्सिस है और रिंग का एक्सिस रिंग के प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है, इसलिए ये परपेंडिकुलर प्लेन है। और ये जो वैल्यू आया इसको हम z बोले अभी, बाद में इसको z जो है सो R² + x² होगा। अब P पॉइंट पर ये जो चार्ज है यहाँ पर एलिमेंट जो दिख रहा है, एलिमेंट्री चार्ज, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल यहाँ पर मिलेगा वो कितना होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से जो होता है पोटेंशियल एट P ड्यू टू एलिमेंट्री चार्ज dq, वो कितना है v, उसको dv कहते हैं, ये dq स्मॉल है तो उसको भी dv कहते हैं। तो पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है 1/4πε0 चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये डिस्टेंस z। तो टोटल की वजह से चार्ज कितना होगा, इंटीग्रेट कर देंगे, रिंग इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, उधर भी इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट है उसे बाहर कर लेते हैं, ये भी हो गया। और ये dq/z, z देखिए ये dq को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, z क्या चेंज हो रहा है, ये वाला जो डिस्टेंस है चेंज हो रहा है। रिंग में हम जैसे जैसे इसको बढ़ाते हैं, यहाँ से इस यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, ये वैल्यू तो z का z है, केवल घूम रहा है, ये चारों तरफ घूम रहा है। एक तरह से ये सोच लीजिए ये आपका आइसक्रीम का कोन बन गया है, कोन वाला आइसक्रीम है, ये देखिए। और ये जो बिस्किट है आइसक्रीम का, उसी पर एक लाइन यहाँ से लिए, ये टिप से, टिप बॉटम में पॉइंट से, और उसके बाद हम घुमाते जा रहे हैं। सब लाइन जो है सो सेम का सेम है लेंथ में, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो वो चेंज नहीं हो रहा है, जिसे हम बाहर कर सकते हैं।
1/z, और z का वैल्यू लिख देते हैं r² प्लस x², और dq। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा, और इस तरह से हमें पता हो गया कि इसके वजह से जो पोटेंशियल आता है वो होता है 1/4πε0 टाइम्स ए क्यू बाय ये जो डिस्टेंस है, पॉइंट का डिस्टेंस सरकमफेरेंस पे। हमेशा डायमेंशन देखा कीजिए, इस कांस्टेंट के साथ में इसका डायमेंशन है, ये डायमेंशनलेस नहीं है, 4π डायमेंशनलेस है, लेकिन एप्सिलॉन जो है सो डायमेंशन है। तो इस डायमेंशन इस कांस्टेंट के साथ में q/r होता है, ये r ही है, r का स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट है, तो डायमेंशनल इसका r है, तो ये डायमेंशनली सही है। तो ये हो गया हमारा रिंग की वजह से कितना पोटेंशियल है। कोई पर्टिकुलर पॉइंट x पर जो कि एक्सियल पॉइंट पर है, यदि x 0 कर देंगे तो v एट x इक्वल टू 0 मतलब सेंटर पे ये x 0 हो जाएगा, तो 1/4πε0 q/r ये हो गया, और यही मैक्सिमम वैल्यू है, ये भी मैक्सिमम है, क्योंकि मैक्सिमम जैसे जैसे x इससे आगे बढ़ेंगे ये डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा और ये भी छोटा होने लगेगा, तो ये मैक्सिमम यहाँ पर है, और उसके बाद में ये घटता चला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ये तो रिंग की वजह से हो गया, देखिए मैंने लिख दिया था। अब रिंग के बाद हम चलते हैं सेल में। सेल में जो है सो देखते हैं, सेल क्या है, स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल बी वाले पहला वाला को ए कहते हैं, ये रिंग। तो यहां पर हम फिर एक सेल बनाते हैं, अंदर में खाली है, ये फुटबॉल है समझ लीजिए। जब हम सेल की बात कहते हैं तो आप सोच लीजिए कि ये फुटबॉल है, सेल है मतलब फुटबॉल है, स्फेरिकल सेल है। सेल किसी भी शेप में आ सकता है, सिलेंड्रिकल सेल कह सकते हैं जो हॉलो सिलेंडर है, ये फुटबॉल है, ठीक। तो इसके लिए जो है पोटेंशियल हमें निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए दो केसेस हैं। पहले तो देखिए ये जो है इसके बाहर आ सकता है एक पोटेंशियल, और एक अंदर में हो सकता है पोटेंशियल, तो दोनों के लिए अलग अलग तरीके से निकालेंगे। सबसे इजी है कि बाहर वाला पॉइंट हम निकालें, तो बाहर वाला पॉइंट जो है सो वहां पर देखते हैं, आउटसाइड पॉइंट का, जैसे मान लीजिए यहां पर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एलिमेंट कंसीडर करते हैं। इस केस में, प्रीवियस केस में जो एलिमेंट हमारा था वो था एक पॉइंट चार्ज, इस केस में जो एलिमेंट होगा वो होगा हमारा एक, ये स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है। तो यहां से हम ले सकते हैं एक रिंग। जस्ट सोचिए कि आपके पास आलू है, उसे काटते हैं, नजदीक में दो जगह काट देंगे तो क्या मिलता है, एक डिस्क मिलता है, चिप्स जो जिससे बन सकता है। यहाँ पर जो है सो हॉलो है अंदर में, उसको यदि हम काटेंगे तो क्या मिलेगा, एक रिंग मिलेगा। ये रिंग हमें मिला, इस पॉइंट पर हमें पता करना है, और ये रिंग हमें मिला। इसका थोड़ा सा विड्थ है, और इस एंगल को हम थीटा कहें। तो ठीक है, इस रिंग का हम वही कंसीडर करते हैं। सबसे पहले एक एलिमेंट्री रिंग, एलिमेंट्री रिंग। इस रिंग का जो है रेडियस कितना होगा, ये तो कैपिटल आर है, रेडियस है इस सेल का, तो यहां से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। ये आर है, आर कॉस थीटा होगा, इसको कलर चेंज कर देते हैं, ये हो गया आर साइन थीटा, और ये हो गया आर कॉस थीटा। और ये डिस्टेंस जो है इसको जेड कहते हैं,
और ये जेड कितना है वहां से देख सकते हैं। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर नहीं है, याद रखिए, ये स्फीयर है और यहाँ पर इसको हम मैच कर रहे हैं। ये परपेंडिकुलर तभी होगा जब ए वाला रिंग जो है सो एकदम बीच में आएगा, सेंटर से होकर पास करेगा। रिंग का सेंटर और स्फीयर का सेंटर, यहाँ पर सेल का सेंटर, दोनों एक जगह जब हो जाएगा तभी ये परपेंडिकुलर होगा, वरना परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो अभी इसको जेड मानते हैं। अब यहाँ पर पी पॉइंट पर जो है सो हमें क्या बताना है, हमें बताना है पोटेंशियल। तो हमें पहले हम बताएंगे कि इस रिंग की वजह से यहाँ क्या पोटेंशियल है, कि इस रिंग को वैरी कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये पूरा रिंग है, यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा तो क्या होगा, हमें मिलेगा पूरा स्फीयर की वजह से, हॉलो स्फीयर आने की सेल की वजह से जो पोटेंशियल है वो मिल जाएगा। तो रिंग के लिए वजह से यहाँ पर कितना होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट्री रिंग, उसको डीवी कहते हैं। वो कितना होता है 1/4πε0। अभी जस्ट देखे थे इसके पहले। चार्ज यहाँ पर जो है उस पर चार्ज कितना है, मान लेते हैं डी क्यू चार्ज है बाय ये जेड डिस्टेंस, राइट। ये देखे थे, देख लीजिए, यही जेड है, यही जेड है। जेड इक्वल टू आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ये रिंग है, रिंग का सर्कमफेरेंस है उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ये जो सर्कमफेरेंस है उस वहां से इसका जो डिस्टेंस है जेड है। अब डी क्यू कितना है यहां पर निकालिए, डी क्यू कितना है। अब डी क्यू जो है सो कहां पर है, ये तो पूरा सरफेस पे है। तो 4πr² जो सरफेस है उसके पास चार्ज है क्यू। तो एक सरफेस पे कितना चार्ज हुआ, क्यू बाय 4πr²। और अभी इसके पास कितना सरफेस एरिया है, इस रिंग के पास जो सरफेस एरिया कितना है, उसका सर्कमफेरेंस है 2π। इसका रेडियस कितना है, ये वाला रेडियस है, ये इसका सेंटर बन गया रिंग का, और ये रेडियस है r sin थीटा। ये हुआ उसका सर्कमफेरेंस। और सर्कमफेरेंस का विड्थ कितना है, एरिया आने के लिए दो चीजें चाहिए, एक लेंथ चाहिए, एक विड्थ चाहिए। तो यहाँ पर जो सर्कमफेरेंस मिल गया उसका एक विड्थ होगा, और विड्थ ए वाला है, देखिए यहाँ पे। तो ये विड्थ कितना है, ये r यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला एंगल थीटा है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा डी थीटा। और फिर ये कितना हो जाएगा, एंगल टाइम्स, याद कीजिए सर्किल में, ये सर्किल है, ये कितना होता है एल, ये थीटा है, तो एल इक्वल टू आर थीटा। बिल्कुल वही कर रहे हैं। ये डिस्टेंस कितना है, ये रेडियस टाइम्स ये वाला एंगल, रेडियस टाइम एंगल, और यहाँ पर एंगल जो है सो डी थीटा है। तो ये आर डी थीटा। इसके पास कितना चार्ज आएगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू बाय 4πr² टाइम्स 2πr sin थीटा टाइम्स आर डी थीटा। इसको इधर, और कुछ है नहीं, बस इतना ही, यही डी क्यू है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक आर 2r चला गया, 2π से 2 भी चला गया, क्या बचा, क्यू साइन थीटा डी थीटा ऊपर में, और नीचे में 2 बचा। ओके, उसी को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो डी भी कितना आया 1/4πε0। ये डी क्यू चार्ज जो है सो क्यू साइन थीटा डी थीटा बाय 2, और ये जेड, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल दो हैं, देखिए, एक तो थीटा चेंज कर रहा है, जैसे जैसे हम रिंग को चेंज करेंगे, यहाँ पर आएगा तो थीटा 0 डिग्री होगा, यहाँ पर आएगा तो 180 डिग्री होगा, बीच में 90 डिग्री होगा, ऐसे चेंज कर रहा है। और साथ में जेड भी चेंज कर रहा है, जैसे जैसे रिंग चेंज करते हैं ये जेड चेंज कर रहा है। शुरू के केस में जेड चेंज नहीं कर रहा था क्योंकि रिंग फिक्स था, यहाँ रिंग फिक्स नहीं है, रिंग कभी यहाँ है, जब ये रिंग यहाँ है तो ये जेड कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस माइनस इसका रेडियस। ये टोटल डिस्टेंस यदि हम एक्स बोले, यहाँ से यहाँ तक x बोले तो x माइनस रेडियस, यहाँ पर आ जाएगा तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक प्लस r, ऐसे करके चेंज कर रहा है। तो दोनों चेंज कर रहा है, तो दो वेरिएबल लेकर हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा। ये दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। आप यदि यहाँ पर ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं ओ ए पी,
ये जो ट्रायंगल देख रहे हैं उस ट्रायंगल में हम कोसाइन फार्मूला तो लगा सकते हैं। एक एंगल पता है वो मुझे यहाँ रिलेशन चाहिए, ये जेड मुझे चाहिए, और ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो एक्स, उतने में हमें एक रिलेशन मिल जाएगा। एक्स हमारा फिक्स है, एक्स हमारा फिक्स है, एक्स वेरी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ये दोनों का स्क्वायर माइनस 2 दिस टाइम कोसाइन, यहाँ कोसाइन रूल लगा रहे हैं, सिंपली कोसाइन रूल लगा रहे हैं ट्रायंगल ओ ए पी में। तो जेड स्क्वायर हो गया हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2rx, दोनों के बीच का एंगल cos थीटा। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक बार, 2z dz, r को डिफरेंशिएट करेंगे 0, x को डिफरेंशिएट करेंगे 0 क्योंकि r फिक्स है, x भी फिक्स है, माइनस 2rx ये तो फिक्स है। अब cos को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा माइनस साइन थीटा और डी थीटा। तो यहां से हमें मिल गया dz इक्वल टू जेड dz, ये दो तो यहां से कट गया, इधर rx आया और इधर साइन थीटा डी थीटा आया। तो हमें थीटा नहीं चाहिए, तो साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू यहाँ पर जो भी आया उसे हटा देते हैं। साइन थीटा आया जेड डी जेड बाई आर एक्स, इसको जो है सो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। डी भी कितना हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू टाइम्स साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू जो है सो जेड डी जेड बाय आर एक्स और अपना 2z है इधर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये z तो चला गया तो आया q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या है 1/2 rx dz। केवल z वेरिएबल है, भी निकालना हो तो इंटीग्रेट कर देंगे, ये सारे बाहर चले आएंगे और यहीं पर इंटीग्रेशन रहेगा। z कहां से कहां तक जाएगा वो हमें निकालना पड़ेगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब यहां पर हमारे लिए यदि आउटसाइड पॉइंट है तो जेड का रेंज अलग होगा, इनसाइड पॉइंट है तो जेड का रेंज अलग होगा। जैसे इस केस में आउटसाइड पॉइंट के लिए जेड का रेंज कहाँ होगा, जो जेड का सबसे कम वैल्यू है वो कहाँ होगा। यदि ए रिंग यहाँ आ जाए तो जेड का वैल्यू हो जाएगा कितना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये है इस टोटल जो डिस्टेंस है सेंटर से माइनस रेडियस, मतलब कैपिटल स्मॉल एक्स माइनस रेडियस कैपिटल एक्स। यदि ए यहाँ आ गया तो मैक्सिमम हो गया, और वो कितना हो गया ये x प्लस ए आर एक्स प्लस आर। तो x माइनस आर और x प्लस आर ये हो गया मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जेड का। लेकिन जेड यदि इनसाइड पॉइंट है तो वो अलग होगा, तो हम पहले आउटसाइड पॉइंट का करते हैं। मैंने यहाँ लिखा था आउटसाइड पॉइंट, लेकिन एक्चुअली में यहाँ ना लिख के यहाँ लिखना चाहिए। आउटसाइड पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकालते हैं, तो जेड जो है सो स्मॉल होगा इसका, अभी जैसे बताया यहाँ पर फिगर है, एक बार फिगर फिर से बना देते हैं। यहाँ पर ये रहा हमारा पी पॉइंट और ये है हमारे यहाँ से यहाँ तक x और ये है r, तो ये डिस्टेंस हुआ हमारा मिनिमम। z जो है सो x माइनस कैपिटल r, और ये वाला जो है ये भी r है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ z इक्वल टू x प्लस कैपिटल r। यही मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है, ये हमारा रिंग है। तो उसका लिमिट रखते हैं, z जो है सो z मीन x माइनस r और z मैक्स अपर लिमिट x प्लस r, इसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं और पोटेंशियल मिल जाएगा 2 से। v इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/rx और dz z जो जा रहा है x माइनस r टू x प्लस r,
सब लिखे यहाँ पर 2q/4πε0 rx। इसको इंटीग्रेट करते हैं, z लिमिट रखते हैं x - r 2x + r, पहले x + r रखते हैं और माइनस x - r रखते हैं। ये वैल्यू आया, ये x दोनों में कट गया, r 2r आ गया, 2q × 2r 4πε0 rx। ये दो नहीं, यहां पर ये 2 लिखना हम भूल गए नीचे, ये 2rx टाइम्स 2rx, 2r, ये 2r है, 2r तो चला गया। यहाँ पर हमने इस थोड़ा सा लिखने में फिर गलती किया, यहाँ q/4πε0, जो q/4πε0, यहाँ 1/2rx है, यहाँ 2/rx लिखेंगे, 2 नीचे लिखना था, हम ऊपर लिख दिए, तो ये तो 1 होगा और ये 2 यहाँ होगा नहीं, एक्स्ट्रा में लिखते चले गए हम, होगा नहीं। ओके, तो ये कितना आ गया 1/4πε0 q/x। ये पॉइंट चार्ज की तरह है, इतना सारा कैलकुलेशन किए और फाइनली ये आया पॉइंट चार्ज की तरह। तो ये हमें मिल गया पोटेंशियल किसी भी आउटसाइड पॉइंट पर एक स्फेरिकल सेल की वजह से। अब इनसाइड पॉइंट को हम देखते हैं, दूसरा जो है इनसाइड पॉइंट के लिए देखते हैं। इनसाइड पॉइंट के लिए देखेंगे तो हमारा जो z का वैल्यू है उसका लिमिट चेंज कर जाएगा। जैसे हमारा सर्किल है, सर्किल नहीं, ये हमारा सेल है और हमें किसी पॉइंट पर चाहिए, मान लीजिए ये हमारा तो रिंग है, हमें इस पॉइंट पर चाहिए, पॉइंट हमारा P अब यहाँ पर है, ठीक है। तो यदि रिंग यहाँ पर है तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये यहाँ से लेकर O से लेकर P तक जो है सो डिस्टेंस है x, और रिंग यहीं तक जा सकता है मैक्सिमम, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है z का, z कौन सा वैल्यू है, z जो है सो ये वाला वैल्यू है। z का वैल्यू ये है। तो जब ये वाला रिंग इस पॉइंट पर आ जाए तो ये डिस्टेंस कितना हो गया है, ये वाला हो गया हमारा, ये टोटल रेडियस माइनस x, ये यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ तक x है, और ये डिस्टेंस में पता करना है तो ये टोटल रेडियस माइनस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये यहाँ क्यों डिस्टेंस लिख रहे हैं, OPX है, ये P पॉइंट है, ये x है, तो ये वाला हो जाएगा r-x। और मैक्सिमम जब रिंग यहाँ पर है, ये रिंग यहाँ पर है तो मैक्सिमम, ये रिंग यहाँ पर है मिनिमम के लिए, तो ये हो जाएगा r प्लस यहाँ से यहाँ तक x। तो z min जो है वो होगा जब रिंग यहाँ पर आ जाएगा तो ये डिस्टेंस उस पॉइंट का रिंग के साथ में ये वाला डिस्टेंस हुआ जो r-x है, और z max अपर लिमिट जब रिंग यहाँ पर रहेगा तो उस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस ये x प्लस r प्लस x या x प्लस r, जो भी आपकी मर्जी हो आप लिख सकते हैं। बस इसको इंटीग्रेट करना है। तो dv कितना आ गया यहाँ से, ये था 1/4πε0
Q था और Q क्या था, by 2Rx, Q by 2Rx, और अब इंटीग्रेट करना है मुझे जेड में, और जेड जो मीन है वो जा रहा है r माइनस एक्स से r प्लस एक्स तक। सिंप्लीफाई कीजिए, Q by 2Rx, ये जेड का जेड हो गया और उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, r माइनस एक्स टू r प्लस एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, यहीं पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पहले अपर लिमिट r प्लस एक्स माइनस लोअर लिमिट r माइनस एक्स, ये r और r चला गया, x माइनस माइनस प्लस एक्स, 2x हो गया, Q by 2Rx टाइम्स 2x, ये 2x यहाँ से कट गया, कितना आया 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by r। ये कितना वैल्यू है, ये जो वैल्यू है r यहाँ है, इसका मतलब है पोटेंशियल एट द सरफेस। तो अंदर के किसी भी पॉइंट पर जो है पोटेंशियल कितना है जो सरफेस पे है। यदि इसे हम प्लॉट करना चाहें v वर्सेस r, और ये हमारा कैपिटल R है, ये हमारा स्फीयर है मान लीजिए, इस तरह से नहीं बना सकते लेकिन क्योंकि ये भी है इधर, क्यों नहीं बना सकते, बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक के लिए पोटेंशियल कितना है, फिक्स्ड है, मान लीजिए कहीं पर फिक्स्ड है, ये वैल्यू फिक्स है, और उसके बाद में वो चेंज नहीं करता, यहां तक फिक्स है, फिक्स है, उसके बाद में वो चेंज करता है। कैसे चेंज करता है, पॉइंट पार्टिकल की तरह ना, बाहर वाला पॉइंट में Q by x, ये x लिखना पड़ेगा, और 1 by x के जैसे ये जाता है, ये है 1 by x और ये है कांस्टेंट, ये है पोटेंशियल। यदि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, मैग्नीट्यूड उसका, तो यहां से यहां तक जो है सो कुछ नहीं, जीरो रहता है, और उसके बाद में यहां पर आता है और ये 1 by x स्क्वायर, ये जो है सो 1 by x स्क्वायर, ये 1 by x है तो ये 1 by x स्क्वायर, और तेजी से घटेगा, ये धीरे धीरे घटेगा, राइट, धीरे धीरे ये फॉल करेगा, ये बहुत फास्ट फॉल करेगा, इससे तो ज़्यादा फास्ट फॉल करेगा, ये होगा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने देख लिया कि ये रिंग में कितना आया, एक बार यहाँ वापस जाते हैं, रिंग में जो है सो 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by जेड, जेड जो है सो पॉइंट से सर्कमफेरेंस का डिस्टेंस है, यहाँ पर आया 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by r। ये सेल की बात करें, यहाँ पर तो इनसाइड में ये है, और नहीं तो आउटसाइड में जो है ये इनसाइड के लिए हुआ, इसे भी भूल जाइए, और आउटसाइड के लिए पॉइंट चार्ज है, हाँ इनसाइड के लिए सही तो लिखा है, इनसाइड के लिए Q by r है, इनसाइड के लिए Q by r हुआ और बाहर के लिए पॉइंट चार्ज की तरह। अब बचा हमारे पास सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर को देखते हैं। सॉलिड स्फीयर, अब ये सॉलिड स्फीयर जो है सो कैसा होना चाहिए, नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। यदि कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा, सारे चार्ज जो है सो उसके सरफेस पे चले जाएंगे और वो तो सेल की तरह बिहेव करेगा। कंडक्टिंग सॉलिड जो स्फीयर है उसमें सारे चार्ज जो है सो पहुंच जाते हैं सरफेस पे, तो वो जो है सो बिहेव करेगा लाइक अभी जो बनाया हमने स्फेरिकल सेल की तरह, क्योंकि चार्ज सब वहाँ है, अंदर में चार्ज है नहीं। तो मटेरियल लेके हमें क्या करना, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के, हम बात कर रहे हैं चार्जेज का, हाँ मटेरियल मास का नहीं,
तो सॉलिड स्फीयर जो है यहाँ पर दो तरह के हो जाएंगे, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। मास में दो तरह के मास नहीं होते, जस्ट मास ही होता है, लेकिन चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, राइट। अब तो यहाँ पर जो है कंडक्टिंग के लिए अलग केसेस होते हैं, नॉन कंडक्टिंग के लिए अलग केसेस होते हैं, और इस तरह का कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का वहाँ सवाल नहीं उठता है मास के केसेस में। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं नॉन कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं, मतलब कि चार्ज हम जहाँ भी रखते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है स्फीयर में, और ये तभी पॉसिबल है यदि वो नॉन कंडक्टिंग रहे। तो जहां भी चार्ज रख देंगे वहां पड़ा हुआ रहेगा। कंडक्टिंग रहेगा तो चार्ज कंडक्ट करना शुरू करता है, वो सारे के सारे पहुंच जाएंगे सरफेस पे। आप बाद में बताएंगे कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो जीरो होता है, और मैंने तो बताया था इसके पिछले वाले में कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से चार्ज जीरो हो जाता है जब हम गॉस लॉ लगाते हैं। तो यहाँ पर फिर बता देते हैं, यहाँ पर जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो यदि हम कोई गॉसियन सरफेस यहाँ कंसीडर करें, ये गॉसियन सरफेस है, तो ये होता है E डॉट डी एस क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये टर्म जीरो हो गया, तो आया क्यू इनसाइड। चार्ज जो इनसाइड है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर में वो जीरो है। तो इस तरह से हम कोई भी स्फेरिकल सरफेस गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हैं, और हमें मिलेगा कि इसके अंदर में चार्ज है ही नहीं, वो जो चार्ज मिलेगा सब आ जाएगा यहाँ पर, ये सारे चार्ज जो है सो यहाँ पहुंच जाएंगे। तो एनीवे यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं सॉलिड स्फीयर का, वो नॉन कंडक्टिंग केस में कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक स्फीयर बनाते हैं, आपकी सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। और अब हम ले लेते हैं एक जो एलिमेंट इसमें कंसीडर करेंगे, वन स्टेप फर्दर करके कंसीडर करते हैं। इसमें जो है सो हम कंसीडर कर रहे हैं एक सेल को, मैंने बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ एक फुटबॉल को कंसीडर कर रहे हैं। इसके अंदर में कोई मटेरियल नहीं, मटेरियल से मुझे मतलब नहीं, चार्ज नहीं है, जो चार्ज है केवल यहाँ पर है, हम उसे कंसीडर कर रहे हैं। अब ये एलिमेंट हमारा हो गया एलिमेंट्री सेल। रेडियस कितना ले लें इसका, r, और विड्थ कितना ले लें, r के टर्म में बोलना पड़ेगा dr। ये हमारा r है यहाँ से यहाँ, तो ये वाला जो है हमारा है वो dr है। मेक सेंस, क्योंकि r है यहाँ से थोड़ा सा और आगे गए तो dr है। इस पे कितना चार्ज है वो निकाल लेते हैं। टोटल पे चार्ज q है, तो अभी मान लेते हैं, ठीक है, रो इसको कहते हैं, बाद में देखेंगे। रो जो है सो चार्ज सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो है रो, और उसको वो हो जाएगा Q बाय 4/3 पाई R क्यूब, राइट। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 3Q बाय 4 पाई R क्यूब, इसको बाद में यूज कर लेंगे। तो रो हम मानेंगे कि हर एक जगह जो है सो डेंसिटी तो सेम है ना। तो इस पर कितना चार्ज आया, सबसे पहले dq, जो चार्ज इस पर है वो हो गया उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा इस सेल का। सबसे पहले इस सरफेस एरिया लेंगे 4 पाई r स्क्वायर, और उसको dr से मल्टीप्लाई कर देंगे। डायमेंशन देखिए 3 हो गया, r का डायमेंशन 3, लेंथ का डायमेंशन 3, वॉल्यूम है, वॉल्यूम हो गया। हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है सो हर जगह सरफेस एरिया सेम है। तो सरफेस एरिया हर जगह सेम है, तो उसको उस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया रो से, तो ये चार्ज मिल गया। ये रो जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। इसके वजह इसका चार्ज हमें मिल गया। तो सबसे पहले हम फिर देखते हैं आउटसाइड पॉइंट पर, क्योंकि वो आसान है। पहला जो है सो आउटसाइड पॉइंट पर देखते हैं। ठीक है, आउटसाइड पॉइंट पर जो है मान लीजिए यहाँ पर हमारा पॉइंट है, डिस्टेंस x है, O2P x है,
तो यह इस रिंग के वजह, इस सेल के वजह से कितना पोटेंशियल होगा? पोटेंशियल ड्यू टू एलिमेंट्री सेल, उसको डीवी कहते हैं, और वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आउटसाइड पॉइंट है तो आउटसाइड पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है, तो उसका जो चार्ज है बाय डिस्टेंस है, सिंपली इतना ही है। और डी क्यू का वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। डी क्यू कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और ये रो बाय एक्स, ये हो गया। तो टोटल की वजह से कितना हो जाएगा? ड्यू टू स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये भी हो जाएगा। और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। 4 पाई रो बाय एक्स, ए सफिक्स है, केवल क्या वैरी कर रहा है? केवल आर। कहां से कहां तक जाएगा? आर का मिनिमम वैल्यू कहां होगा? ये 0 है, तो एकदम सबसे छोटा वाला सेल यहाँ पकड़ा, और आर कैपिटल आर, तो ये बड़ा वाला सेल पकड़ा। 0 से आर तक जाएंगे तो सबका सब इसके अंदर जो चार्ज है वो कवर हो जाएगा 0 से कैपिटल आर तक। वन बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई रो बाय एक्स, और ये कितना हो गया इसका इंटीग्रेशन? आर क्यूब बाय 3, डायरेक्ट कर लिए। स्मॉल आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3। लिमिट वैल्यू पुट करेंगे, अपर लिमिट है आर, कैपिटल आर पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस कर दिए, 0 टू द पावर 3, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिए क्या लिख रहा हूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर देखिए 4/3 पाई आर क्यूब रो, 1/x इधर कर लिए, तो ये बच गया। सो 4/3 पाई आर क्यूब रो, ये क्या है? वॉल्यूम है स्फीयर का, और ये है उसका चार्ज डेंसिटी। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल चार्ज मिल जाएगा। ये कहीं पर लिख भी रखा था यहां से, Q इक्वल टू रो टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हमारा टोटल जो है सो क्यूब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय एक्स, बिल्कुल पॉइंट चार्ज की तरह। पॉइंट चार्ज होता सारा का सारा चार्ज जो है सेंटर्ड कर देते एक जगह पर, यहाँ सेंटर पे, तो हमें इतना ही पोटेंशियल मिलता। तो ये था आउटसाइड पोटेंशियल। इनसाइड थोड़ा अलग है। एक हमारा ये सेंटर है, और इसके बाद में हमें इस पॉइंट पर जो है सो P है हमारा, इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है, इनसाइड पॉइंट, मतलब x जो है सो कैपिटल R से छोटा है यहाँ पर। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम इसको डिवाइड कर देते हैं 2 स्फीयर में। एक स्फीयर का रेडियस x है और दूसरा बाकी बचा हुआ, तो ये हम इसको बना देते हैं ऐसे, ये आ गया एक अंदर वाला स्फीयर, और ये जो बच गया सो एनुलर रीजन है, ये दूसरा वाला। तो अंदर की वजह से जो पोटेंशियल है यहाँ P पर कितना हो तो बहुत ईजी है, और बाहर की वजह से जो पोटेंशियल है वो निकालना पड़ेगा। तो डिवाइड इनटू पार्ट्स। पहला पार्ट है स्फीयर ऑफ रेडियस r इक्वल टू x, ये डिस्टेंस हमारा है, और दूसरा एनुलर स्फीयर, या क्या इसको कहना चाहेंगे, अंदर से इसको निकाल दे तो जो बच जाता है एनुलर स्फीयर कहेंगे इसको। एनुलर में जगह है जिसका रेडियस है स्मॉल, कहाँ से जा रहा है, x से कैपिटल R तक,
ये अंदर वाला है, इसको हटा दिए तो जो बच गया ये हमारा है, ये दूसरा है पार्ट और ये पहला पार्ट। तो ये दोनों की वजह से जो पोटेंशियल है पी पर हमें निकाल सकते हैं। अंदर वाले की वजह से पोटेंशियल हमें बहुत ईजी हमें पता है, इसलिए क्योंकि हमने अभी तुरंत निकाला है। इस स्फीयर की वजह से कितना होता है पोटेंशियल, पॉइंट चार्ज की तरह। यदि हमारा पॉइंट जिस पर हमें पोटेंशियल निकालना है वो स्फीयर के बाहर है तो, या यहाँ इवन उस पर सरफेस पर है तो पॉइंट चार्ज की तरह, तो V जो आया वो V1 प्लस V2 आया, और V1 जो है सो पॉइंट चार्ज की तरह। तो V1 कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज Q1 पर जो चार्ज है, ये इस पर जो चार्ज है Q1 उसको बोल रहे हैं, और ये हो गया हमारा x, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है x, और इधर सेकेंड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड के लिए अभी जो हमने निकाला था यहाँ पर जैसे जो लिमिट ले रहे थे, एक्जैक्टली सब सेम करेंगे, एक्जैक्टली सब सेम करेंगे। यहाँ पर जो है सो हमारा रेडियस इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक था, किधर इंटीग्रेशन 0 to r था बाहर पॉइंट के लिए, 0 to r था। अब 0 to r ना लेकर स्मॉलेस्ट वाला लेंगे r=x तक, और बाहर वाला लेंगे कैपिटल R तक। कहने का ये मतलब है कि अब हम यहाँ पर एक एलिमेंट्री सेल कंसिडर कर रहे हैं उस एनुलर रीजियन में, ठीक है, और उसका R है, इस पर जो चार्ज है इसके वजह से जो पोटेंशियल आता है, तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, इसका रेडियस है 4 पाई r² dr, इतना वॉल्यूम हो गया, ये चार्ज हो गया, और इसकी वजह से अंदर के पॉइंट में, इस पॉइंट में कितना फील्ड होगा। ये जो सेल है, सेल के अंदर में जो फील्ड पोटेंशियल कितना होता है, फील्ड की बात नहीं करें, पोटेंशियल कितना होता है, वही जो उसका सरफेस पे होता है। देखिए अभी तो निकाले यहाँ पे, ये निकाले, हाँ वो तो इसके पहले वाले में ही निकाले है ना। ये देखिए अंदर में हर जगह जो है सो फिक्स्ड होता है, जो उसका पोटेंशियल सरफेस पे है वही हर एक पॉइंट पर होता है। तो इस केस में ये जो यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं ये स्फेरिकल सेल, उसके हर एक अंदर वाले पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो फिक्स्ड होता है, और वो होता है उसका सरफेस के बराबर। सरफेस मतलब स्मॉलर, यहाँ पर तो P पॉइंट पर भी वो होगा स्मॉल x, चार्ज बाय स्मॉल x नहीं ना, r रेडियस उस स्फीयर का, और इसी को इंटीग्रेट करना है r का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, यहाँ पर x से लार्जेस्ट वैल्यू कैपिटल R। बस इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। चार्ज कितना है इस पर, चार्ज होगा, हम इसका वॉल्यूम पर पता कर लेते हैं, 4/3 पाई x की, ये वॉल्यूम हो गया, रो से मल्टीप्लाई किए, चार्ज हो गया पता x, प्लस इधर आया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 4 पाई रो, ये सारे कांस्टेंट है, और इधर r² बाय r dr, r का वैल्यू जा रहा है x टू r। ये 4/3 पाई x³ रो है, ठीक है। दोनों तरफ से जो कॉमन आता है सब कॉमन बाद में करेंगे, 4/3 पाई x² रो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई रो, ये कितना हो गया r²/2, राइट, r²/2, और इसका लिमिट नीचे में x ऊपर में कैपिटल R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हुआ 4/3 पाई x² रो, और इधर हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई रो बाय 2, और इसका वैल्यू पहले आप कैपिटल R रखेंगे और उसके बाद में स्मॉल r रखेंगे। अब 4 पाई यहाँ से कटता है तो काट लेते हैं, इधर कितना बचा x² रो बाय 3, यहाँ पर क्या बचा रो बाय, ये एप्सिलॉन नॉट में बचा 2 एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जो कॉमन है उसे कॉमन कर लेते हैं, रो कॉमन है बाय, सही है ये, सही होना चाहिए, रो बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लिए। यहां पर बचा एक्स स्क्वायर बाय 3 और यहां पर बचा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट और ये कितना आ गया, ये आ गया 3r स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, 3r स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 2x स्क्वायर, सो माइनस x स्क्वायर। ये हो गया वैल्यू, रो बाय 6 एप्सिलॉन नॉट 3r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। रो का वैल्यू रख देते हैं, रो कितना है, टोटल चार्ज बाय 4 बाय 3 बाय r क्यूब 1 बाय 6 एप्सिलॉन नॉट 3r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। रो के टर्म में लेना है तो यहीं पे लेना है, क्यू के टर्म में लेना है तो यहाँ पर 4 है, तो ये 3 दो बार में तो कट गया, तो ये बचा क्यू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर बचा क्यू और इधर बचा 3r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 2r क्यू के टर्म में ये लिख सकते हैं। तो पॉइंट चार्ज होता तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय जस्ट x होता, लेकिन यहाँ पर x ना होकर देखिए थोड़ा सा कैसे आया कॉम्प्लिकेटेड जैसा, 3r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 2r क्यू। ये पोटेंशियल है इनसाइड पॉइंट पर। यदि हमें सेंटर पे पता करना हो तो x इक्वल टू सेंटर पे, तो x का वैल्यू 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, q 3 बाय 2r, मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट चार्ज नहीं, देखिए किसी हॉलो या स्फेरिकल सेल की वजह से जो उसके सरफेस पे होता है या अंदर वाले किसी भी पॉइंट पे होता है उसका 1.5 गुना इतना होता है, सेल की वजह से उसका 1.5 गुना ड्यू टू सेल, ये सेंटर पे है 1.5 गुना होता है उससे ज़्यादा, और ये हर जगह सेम नहीं होता। अब यदि हमारे पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो पोटेंशियल इनसाइड में हर जगह सेम नहीं होता है, ये देखिए इस तरह से वैरी करता है, लेकिन सेंटर पर जो होता है वो उतना ही चार्ज यदि हम किसी स्फीयर पर दिए होते हैं, स्फेरिकल सेल पर दिए होते, हॉलो स्फीयर पर दिए होते, तो उसके सरफेस पर जो पोटेंशियल आता है उसका 1.5 गुना इसका सेंटर पे। तो ये था पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, और ये सब हमने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है, हाँ यहाँ पर लिख रखा है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये यहाँ बेकार में है, बाय 2r स्क्वायर। ये सॉलिड स्फीयर के इनसाइड पॉइंट पर है, और आउटसाइड पॉइंट पर तो पॉइंट चार्ज की तरह है। ओके, तो ये था पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अब आगे हम देखते हैं, तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से क्या है। ये तो पहले ही बता दिए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक बार हम और बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम पोटेंशियल के बारे में बता रहे हैं। तो ये हमारा माइनस चार्ज है, माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, ये है ओ, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये है, और कोई आर्बिट्री पॉइंट पर यहाँ पर जो है सो पोटेंशियल हमें बताना है। हम क्या करते हैं, इसको मैं मिला देते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं, और इस पर जो है सो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और इस पर जो है सो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इसको ए, इसको बी, इस पॉइंट का नाम एम और इस पॉइंट का नाम एन देते हैं। यहाँ पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो अब यहाँ पर सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज है, ये डायपोल है, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, तो दोनों की वजह से निकाल के हम जोड़ देंगे, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से ये दोनों एक दूसरे के काम में कोई इंटरफेयर नहीं करता। तो भी जो है सो हो जाएगा पहले ए की वजह से
और उसके बाद में बी के वजह से, या बी के वजह से और उसके बाद में ए की वजह से। बी वाला प्लस आएगा इसलिए हम पहले लिख रहे हैं। तो बी की वजह से कितना होगा, ये जो हमारा डिस्टेंस है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज क्यू है, और डिस्टेंस ये पी है तो पी बी, प्लस दूसरा वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज जबकि माइनस क्यू है, और डिस्टेंस पी ए। दोनों में जो कॉमन है उसे हम कॉमन कर लेते हैं, क्यू भी कॉमन है, यहाँ बचा पी बी, यहाँ बचा पी ए, और पी बी जो है वो पी एम के बराबर होगा। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, यहाँ पर हमारा ये आर जो है सो आर ही बोलते हैं, आर जो है सो मच मच ग्रेटर देन ए है। आर मतलब ए वाला, ओ पी जो है वो आर है। तो उस केस में क्या है कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है, दोनों सेम हो जाते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये 0 डिग्री मतलब ऑलमोस्ट 0 डिग्री, कहिए 1 सेकेंड, और ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री। तो उस केस में ये दोनों सेम ही हो जाएगा, दोनों ही मिनिमम डिस्टेंस है, थोड़ा सा फर्क रहता है तो उतना अप्रोक्सीमेशन है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं पी बी की जगह पर पी एन, और इस केस में लिख सकते हैं पी ए की जगह पर पी एन। ये वाले एंगल को यदि हम थीटा बोले तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यहां लिखते हैं ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो इस साइड में एडजेसेंट टू एंगल ए कॉस थीटा, एक में हमारा वेक्टर है और कुछ भी है, ए है, ये एंगल थीटा है, तो इसके डायरेक्शन में एडजेसेंट टू एंगल ये हमेशा कॉस थीटा होता है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ की प्रोजेक्शन, और इस एंगल जिधर जिस लाइन के साथ में है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन है इधर होगा इसका प्रोजेक्शन, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए तो ए साइन थीटा, वो यहाँ कर रहे हैं, ये कॉस थीटा डायरेक्ट लिख रहे हैं। और ये वाला कितना हो गया, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो ए कॉस थीटा, ये भी हुआ है कॉस थीटा। तो पी एम का वैल्यू कितना लिखें, पी एम का वैल्यू लिखेंगे, देखिए यहां से यहां तक जो है सो आर है, आर माइनस ये वाला डिस्टेंस ए कॉस थीटा, आर माइनस ए कॉस थीटा, पी एन यहां तक आर है, पी टू ओ आर है, और यहां से यहां तक ए कॉस थीटा है, तो आर प्लस ए कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई कीजिए तो ये आता है q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर चला गया, ए कॉस थीटा 2 ए कॉस थीटा आया, और इधर हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आर तो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है ए से, तो ए वाला टर्म जो है सो 0 हो गया, इसके सामने क्या है, कुछ नहीं, समुद्र के सामने एक लोटा पानी है, एक लोटा पानी का कोई मतलब नहीं यहाँ पर इस केस में। ये 2a cos थीटा हुआ और ये आर स्क्वायर हुआ। अब q और 2a ये दोनों मिला के एक, इसको कहते हैं 2aq, राइट, इसका एक नाम है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। बाकी सब कुछ जहां है वहां लिख देते हैं। ये डाइपोल मोमेंट है p cos थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, p जो है सो 2a डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, और एक चार्ज का वैल्यू इन ए डाइपोल, उसको डाइपोल मोमेंट कहते हैं, और उसका डायरेक्शन -2 + q होता है। तो यहाँ पर p डॉट cos थीटा, p डॉट इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्या p cos थीटा को लिख सकते हैं p वेक्टर डॉट r वेक्टर बाय आर स्क्वायर, ए यूनिट वेक्टर है, या तो ये याद रखिए या तो ये याद रखिए, ठीक है। तो p डॉट r लिख सकते हैं क्योंकि ये r जो है यूनिट वेक्टर है, तो ये r जो दिखा रहा है -q to +q का डायरेक्शन से यहाँ पर,
आर जो है सो इसका डायरेक्शन दिखा रहा है ना, इधर का डायरेक्शन दिखा रहा है, और पी जो है सो माइनस क्यू टू प्लस क्यू का डायरेक्शन दिखा रहा है। तो पी कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं पी डॉट आर। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि डायपोल के केस में भी कैसे जा रहा है 1/r²। बाकी पॉइंट चार्ज या सॉलिड स्फेरिकल सेल उसमें कैसे जा रहा था, पॉइंट चार्ज में जो है सो ये पॉइंट चार्ज की तरह नहीं जा रहा। पॉइंट चार्ज में 1/r है पोटेंशियल, इसमें 1/r², तेजी से घटता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसमें तेजी से घटता है कंपेयर टू पॉइंट चार्ज, इसलिए पोटेंशियल तो तेजी से घटना ही पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों रिलेटेड हैं। एक जगह चार्ज रख दीजिए तो यहाँ पर फील्ड है, तो फील्ड का कॉरस्पॉन्डिंग एक पोटेंशियल भी है। तो ये था इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है। तो यहां पर आपने देखा पॉइंट चार्ज से अलग है और इसलिए डायपोल स्पेशल है। इसलिए डायपोल स्पेशल है। स्पेशल क्या है कि ये नेचर की आंखों का तारा है, ये इतना स्पेशल है, स्टार ऑफ आइज, नेचर के लिए आंख का तारा है ये डायपोल, हर जगह इसको यूज किया गया है। ओके, अब मूव करते हैं पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। एक अकेला चार्ज सिस्टम ऑफ चार्जेस जो है सो पोटेंशियल कितना होगा। जैसे हमारे पास अभी तक हम तो या तो पॉइंट चार्ज देख रहे थे या एक स्फीयर देख रहे थे, कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट कुछ भी था वो देख रहे थे। अब यदि सिस्टम ऑफ चार्जेस है, बहुत सारे हैं, एक यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ मान लीजिए हमारे पास ये चार जो है चार्जेस हैं Q2, Q3, Q4, और बोला इस पॉइंट P पर जो है सो हमें कितना पोटेंशियल पता है मिलेगा। ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके वजह से बस यूज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सबके वजह से अलग अलग जो पोटेंशियल है उसको लेकर हम सिंपली ऐड कर देंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जी और जी ने दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड, ये चार्ज उस चार्ज का यहां तक का डिस्टेंस, इसको 1r कहें, r1p, r1p, r1। दूसरा के लिए Q2 है, 2 से P तक का डिस्टेंस, 3 है, 3 से P तक का डिस्टेंस, और 4 है तो 4 P तक का डिस्टेंस। और भी ऐसे हो तो इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, समेशन में 1 2 3 QI कर दिए, I गोइंग फ्रॉम 1 to जितना तक जाना है आपको, है ना, R1 I P, R1P, R2P, जहाँ 2 है वहां पर I कर दिए, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में हुआ याद रखने के लिए। तो ये मल्टीपल चार्जेस हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस है, ये तो सारे पॉइंट चार्जेस हैं, इसलिए ऐसा है। यदि यहाँ पर हम एक रॉड दे देते ये, और इसकी वजह से क्या पोटेंशियल है वो भी ऐड हो जाए, सब ऐसे ऐड होते चला जाए। ओके, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, यही रिलेशन है। ये हमने बताया था आपको जब हम पोटेंशियल बता रहे थे, तो उस बीच में ही बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ बता देते हैं क्या है कि पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल है कि किसी भी पॉइंट पर इन्फिनिटी से 1 यूनिट जो है टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है एक्सटर्नल एजेंट को, वो उसका पोटेंशियल है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पर जो है कोई पॉइंट है P, और हमें इन्फिनिटी से यहाँ तक जो है सो इसको लाना है यूनिट टेस्ट चार्ज, और किसी हमें लाना है तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जब भी कहीं भी चार्ज रहेगा यहाँ तो उस पर एक फोर्स लग रहा है Q, और हमें इधर जाना है, इस फोर्स जिधर लग रहा है उसके अगेंस्ट जाना है, तो हम जो फोर्स लगाएंगे इसका उल्टा लगाएंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, हम अभी यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट है, इंटरनल एजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कितना हुआ, फोर्स जो है एक्सटर्नल जो लगाएगा वो टाइम्स टी आर। अब फोर्स कितना लगा रहा है एक्सटर्नल एजेंट,
जितना इंटरनल लगा रहा है उसका माइनस क्यू ई डॉट डी आर, ये वर्क डन करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल क्या होगा, जो वर्क डन करना पड़ेगा पूरे यूनिट डिस्चार्ज के लिए, वो होगा पोटेंशियल। और मुझे कहाँ से कहाँ तक लाना है, इन्फिनिटी से यहाँ तक, या मान लीजिए बी पॉइंट से ए पॉइंट तक लाना। तो वही यहाँ पे लिखते हैं माइनस क्यू ई डॉट डी आर बाय क्यू माइनस बी टू ए, और ये आ गया भी, ये भी बी टू ए है तो इसको ए बी कहते हैं। बी से स्टार्ट किया, ए पर आया, माइनस बी से स्टार्ट किया, ए पर आया, ई डॉट डी आर। माइनस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, और बी से ए तक आ रहे हैं तो भी ए माइनस बी इसको कह सकते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ये फार्मूला आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। मान लीजिए यदि हम बी को इन्फिनिटी कर दें तो ये भी जो है सो सिंपली आ गया माइनस ई डॉट डी आर। ये इन्फिनिटी है, ये है सो कोई आर है यहाँ पर, जहाँ पर हमें आर इसका निकालना है, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी तो पोटेंशियल कितना है, जीरो। वहाँ पे इंटरेक्शन ही नहीं है तो पोटेंशियल जीरो है, क्योंकि एनर्जी भी जीरो। तो ये है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब हम देखें नेक्स्ट इक्वी पोटेंशियल सरफेस। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। ये पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है वो कितना होता है, 1/4πε0 क्यू बाय आर। ये केवल आर पर डिपेंड करता है, ये सारे तो कांस्टेंट है, ये केवल आर पर डिपेंड कर रहा है। तो ये हम स्फीयर लें, ये जो स्फीयर है उसका रेडियस तो फिक्स है, तो यहाँ से वो डिस्टेंस जो है सो सेम है हर एक पॉइंट पर। इसका जो स्फीयर के हर एक पॉइंट पर जो है ये आर सेम है, इसका मतलब है पोटेंशियल हर जगह सेम। तो पॉइंट चार्ज के लिए ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वो एक स्फीयर है, ठीक है। दूसरा स्फीयर भी इक्वी पोटेंशियल है लेकिन उसका वैल्यू दूसरा होगा। यहाँ पर वैल्यू 1 है, यहाँ वैल्यू 2 है, यहाँ वैल्यू 3 है, लेकिन सब डिफरेंट जो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि इनफाइनाइट सरफेस स्फीयर हम बना सकते हैं। यदि हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें, जैसे ये देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में जो प्लेन है वो जो है इक्वी पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पर जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट नहीं होता। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर टू दिस इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्यों, क्योंकि यदि मान लीजिए ये परपेंडिकुलर नहीं होता तो इधर इसका एक कंपोनेंट आता। अभी इसका क्या कंपोनेंट है, ई cos 90 डिग्री में जीरो कंपोनेंट है। यदि ये परपेंडिकुलर नहीं होता तो इसका एक कंपोनेंट होता ई cos थीटा, सम फाइनाइट वैल्यू होता। और इधर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है तब फिर पोटेंशियल सेम कैसे रहेगा, इस फार्मूला से। यदि फील्ड है तो इसको सेम रहने के लिए दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री 90 डिग्री होना चाहिए। नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक जगह से दूसरी जगह तक हम किसी चार्ज को ले जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन हम एक्सटर्नल एजेंट करेगा वो उसमें उसका एनर्जी को चेंज कर देगा। इसका मतलब इसका पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो पोटेंशियल हर जगह सेम नहीं रहेगा। तो पोटेंशियल हर जगह सेम रहने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट नहीं आना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसका परपेंडिकुलर लिए है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ई का कंपोनेंट क्या है, 0। इसका मतलब चार्ज को मुझे यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा। तो जो इसका पोटेंशियल यहाँ है वही पोटेंशियल यहाँ है, क्योंकि मुझे वर्क डन नहीं करना पड़ रहा। इसलिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस। यदि दो चार्ज यहाँ पर ले लें प्लस प्लस साथ में तो ये कॉम्प्लिकेटेड होने लगेगा। तो देखिए ये स्फीयर नहीं रहा, अकेला रहता है तो कंप्लीट स्फीयर, बहुत बढ़िया स्फीयर है। लेकिन अब जो है सो स्फीयर का, लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग है डायपोल। डायपोल तो मैंने बोला कि नेचर की आंखों का तारा है। तो डायपोल में जो है सो देखिए क्या हो रहा है। ऐसा ही इसमें भी दिखेगा लेकिन अलग तरीके से। यहां पर और भी ज्यादा एनिसोट्रॉपिक है। ये इधर जो है सो शिफ्ट कर रहा है, लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा है, ये राइट में शिफ्ट कर रहा है। क्योंकि माइनस और प्लस है, यहाँ दोनों ही प्लस है तो ये इस तरह से बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इक्वी पोटेंशियल सरफेस।
ओके, वो करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डिस्क्रीट चार्ज असेंबली। थोड़ा सा यहाँ पर हम ये बता दें एक चीज़ और, कि ये जो फार्मूला है उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ये भी जो है वो है माइनस ई डॉट डी आर। मान लीजिए ई का वैल्यू जो है हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखते हैं ई एक्स डी एक्स, ई एक्स आई, ई एक्स कॉम्पोनेंट है, आई एक्स डायरेक्शन में है, ई वाई वाई डायरेक्शन में है, उधर जो यूनिट वेक्टर है उसको जे लिखते हैं, और ई जी के डायरेक्शन, एक्स वाई जेड में उसका कॉम्पोनेंट ई एक्स ई वाई ई जी है, और इधर यूनिट वेक्टर है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। और डी आर को हम ऐसे लिख सकते हैं, डी आर में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स कॉम्पोनेंट में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, वाई कॉम्पोनेंट में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, जेड कॉम्पोनेंट में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो भी हमारा आता है माइनस ई एक्स डी एक्स, ई वाई डी वाई, ई जी डी जेड। और ये डी भी होगा ना, स्मॉल है तो स्मॉल, ये स्मॉल डी भी है, क्योंकि इंटीग्रेशन हम नहीं ले रहे। ओके, ये तो सही है, भी है, लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा कर सकते हैं, दोनों के इंटीग्रेशन हटा दिए तो डी भी इतना है। अब यहाँ से हम डायरेक्ट देख के कह सकते हैं कि ई एक्स कितना है, माइनस डी भी बाई डी एक्स है, ई वाई कितना है, माइनस डी भी बाई डी वाई है, और ई जेड कितना है, माइनस डी भी बाई डी जेड। यहाँ पर भी जो है सो फंक्शन हो गया एक्स का भी, वाई का भी और जी का भी, तो ये ऐसे लिखना ये सही नहीं है, तब हम इसको लिखते हैं माइनस डेल बाई डेल एक्स, ये पार्शियल। कहने का मतलब है कि जब हम एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो वाई और जेड को हम कांस्टेंट समझते हैं, तो उसी को लिखने का ये तरीका सही है। ये इसका मतलब है कि ये केवल वाई का फंक्शन है और किसी और चीज़ का फंक्शन नहीं है। लेकिन जब हम पार्शियल लिखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक से ज़्यादा वेरिएबल का फंक्शन है, और इस केस में हम डिफ्रेंशिएशन केवल जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और बाकी एक्स वाई कॉम्पोनेंट जो है सो फिक्स है। तो यहाँ पर देखिए एक्स के डायरेक्शन में हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो भी को हम एक्स के डायरेक्शन में डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ माइनस साइन, हमें मिल जाएगा। वाई के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, पोटेंशियल जो है सो पता है, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए वाई के डायरेक्शन में। जेड डायरेक्शन में चाहिए तो जेड डायरेक्शन इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए डी जेड से, जेड डायरेक्शन इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ माइनस साइन, तो मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट। ये केवल एक्स वाई जी के लिए बात सही नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि जैसे डी भी जो है इसको क्या था, माइनस ई डॉट डी आर था, इसको चाहते तो हम लिख सकते थे माइनस ई डी आर कॉस थीटा, और तब हम कह सकते थे कि माइनस ई कॉस थीटा इक्वल टू माइनस डी भी बाई डी आर। तो देखिए आर के रेस्पेक्ट में जो है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, और इधर आर का डायरेक्शन है, ये एंगल थीटा है दोनों के बीच का, तो ये क्या हो गया, ई कॉस थीटा। इसका कंपोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन, ये क्या है, ई का कंपोनेंट अलोंग आर डायरेक्शन, यहां पर कंपोनेंट ऑफ ई अलोंग आर कितना आया, माइनस डी भी बाई डी। तो किसी पॉइंट पर यदि पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और यदि पोटेंशियल को हम डिफरेंशिएट करते हैं, यदि आर के रेस्पेक्ट में करते हैं, जिस डायरेक्शन में हम करते हैं उस डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट मिलता है। यदि हम इस डायरेक्शन में इसको डिफरेंशिएट करें तो हमें इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलेगा, इस डायरेक्शन में डिफरेंशिएट करें तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट मिलेगा। तो जिस भी डायरेक्शन में हम इसको मुझे इसका कंपोनेंट चाहिए उस डायरेक्शन में हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट कर देंगे मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर हम छोटा सा डिस्टेंस लेके चल लेंगे, ये डिस्टेंस चल लेंगे, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है ई का वो हमें पता चल जाएगा, वो होगा माइनस डी ई, डी नहीं डी भी ना, यहाँ पर जो पोटेंशियल है डी भी, और इधर थोड़ा सा डिस्टेंस चल लेंगे ओ वन थोड़ा सा डिस्टेंस है,
तो इस तरह से जो वैल्यू निकलेगा वो हमें उसका कंपोनेंट मिल जाएगा उस डायरेक्शन में। ओके, अब मूव करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डिस्क्रीट चार्ज असेंबली। अब हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, पहले भी बताए थे, तब पोटेंशियल केवल निकाल के दिखाए थे, Q1, Q2, Q3, Q4। किसी पॉइंट पर जो है सो पोटेंशियल निकाल के दिखाए थे और बोले थे कि बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये अपना अपना काम अलग अलग करेगा, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो QI बाय डिस्टेंस P का उस I से, ये था। अब यहाँ पर हम ये नहीं कर रहे हैं, हमें चाहिए इसके बीच में एनर्जी कितना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक चार्ज यहाँ पर Q1 है, ये डिस्टेंस यहाँ पर जो है, दूसरा एक पोटेंशियल लगेगा P पर, या ये 1 है तो ये पॉइंट नंबर 2 है। यहाँ पर कितना पोटेंशियल है इसके वजह से, पोटेंशियल 2 पर कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की वजह से, केवल Q1 की वजह से, वो सभी नहीं, बाय डिस्टेंस R1 1 to 2, ये पोटेंशियल लगा। ये पोटेंशियल लगा तो यहाँ पर एक Q2 चार्ज को मुझे ला कर रखना है इन्फिनिटी से। यहाँ पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, जो इसका पोटेंशियल है टाइम्स Q2। पोटेंशियल का मतलब है यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाकर रखने में जो काम करना पड़ता है वो है पोटेंशियल। तो ये है एक चार्ज, ये 1 यूनिट चार्ज को लाने में, Q2 चार्ज को लाने में कितना लगेगा, दिस टाइम Q2। एक एप्पल का प्राइस जो है वो है 10 रुपीज मान लीजिए, तो Q2 को मान लीजिए 7 है, तो 7 एप्पल का प्राइस कितना होगा, 7 टाइम्स 10, वही यहाँ पर करते हैं। एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाकर रखने में जो वर्क डन करना पड़ा है वो है V2। तो Q2 को लाकर यहाँ पर रखने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना है, वो होगा Q2 टाइम्स V2। ये वर्क डन करना पड़ा दूसरा को यहाँ पर लाकर रखने में। अब जो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट ने यहाँ किया है वही तो उसका एनर्जी हो गया, वही तो एनर्जी हो गया। अब इसको लिख लें चलिए सजा के, V2 के वैल्यू रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R1। दो ठो है, तो तीसरा है मान लीजिए यहाँ पर हम तीसरा पॉइंट है Q3 लाना चाहते हैं, तो ये दोनों की वजह से एक एक करके असेंबल कर रहे हैं, एक एक करके ये दोनों आ चुका है। अब ये दोनों की वजह से यहाँ एक पोटेंशियल है V3। अब V3 कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाय R13 और Q2 बाय R23, ये पोटेंशियल है। अब जो एनर्जी यहाँ पर लाने पर वर्क डन जो करना पड़ेगा, वो जो एनर्जी में स्टोर हो जाएगा वो कितना होगा, Q3 टाइम्स इसका पोटेंशियल, Q3 टाइम्स इसका पोटेंशियल। सजा के लिख लेते हैं, Q1 Q3 बाय R13 Q2 Q3 बाय R23। तो देखिए इसमें क्या दिख रहा है हमें, केवल इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, जो इंटरचार्ज जो डिस्टेंस है वो दिख रहा है R12। हाँ, तो ये वर्क डन जो है तो केवल इसके लिए हुआ, ठीक है। ये जो वर्क डन अभी किए तो यहाँ पर जो ला कर रखें, तो इसके साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी है U3, यहाँ पर U2 के साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी है, यहाँ U3 के साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी है, तो टोटल तीनों की वजह से कितना एनर्जी हो गया, U2 के साथ एसोसिएटेड एनर्जी, अकेला रहेगा तो कोई तो एनर्जी है नहीं, ये जब साथ में आया तो ये दोनों की वजह से, इसके वजह से इसके पास एक एनर्जी आया वो था U2, ये दोनों की वजह से यहाँ पर जो एनर्जी आया मैंने वर्क डन जो करना पड़ा उसको भी ऐड करेंगे, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाला था Q1 Q2 बाय R12, ये है Q1 Q3 R13 Q2 Q3 R23। और इसी को यदि हम जनरलाइज करें, बहुत सारे हैं हमारे पास, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो जनरलाइज कर देते हैं, सम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जितना भी पेयर बन रहा है, यहाँ पर 3 था तो कितना पेयर बना, 3 पेयर बना, वहां पर जितना भी पेयर बनेगा वो सारे के सारे पेयर जो है QI Q से उसके बीच का जो डिस्टेंस है
ये आई और जे से जाएगा सम। जितना भी पेयर बना, आपके पास 5 में है तो 5 में जितने भी पेयर बनेंगे वो सारे पेयर लेने पड़ेंगे। अभी 3 है तो कितने पेयर बने, 3C2। ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेटोरियल वाला मैथ है। 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो 3 तो बने। यदि 5 तो रहेंगे तो 2 2 करके पेयर कितने बनेंगे, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो 5 टाइम्स 4 बाय 2, तो 5 दूनी 10 बनेंगे। तो वो सारे इंक्लूड करने पड़ेंगे। और तब इस तरह से आप जो है सो पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पूछा जा सकता है ऐसे कि एग्जांपल है कि एक स्क्वायर दे दिया और इस पर जो है सो चार्जेस फिक्स हैं। यहाँ पर Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q4 है। बताइए इस सिस्टम का जो है एनर्जी कितना है। तो एनर्जी कितना है इसका एनर्जी निकालना है तो क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सम ओवर ऑल QI QJ बाय RIJ। सम करते हैं एक एक करके, जितना भी पेयर बन सकता है। देखिए पहले 1 से के साथ में जिसका पेयर बनता है वो लिखते जाते हैं। 1 2 Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए स्क्वायर है, ये है। Q1 का Q3 के साथ ये डिस्टेंस कितना है, ये स्क्वायर रूट 2 है। Q1 का Q4 के साथ ये हो गया। Q1 का सबके साथ हो गया। अब Q2 के चलते हैं। Q2 का बैक नहीं जाएंगे, फॉरवर्ड। Q2 Q1 हो चुका है, Q2 Q3 ये, Q2 Q4 ये भी तो ऐसे ही होगा, ये स्क्वायर रूट ओवर 2 स्क्वायर है ना। Q हो गया सब, Q3 चलते हैं। एक एक कम होता जाएगा, इसमें 3 है, इसमें 2 है, नेक्स्ट लाइन में एक कम। और ऐसे भी ऐड कर सकते हैं कि कितने पेयर्स बनेंगे इसमें। Q2 तक जा चुके थे, अब Q3 चलेंगे। Q3 आगे बढ़ना है, पीछे नहीं लौटना है। ये आपका आंसर है। अब यदि Q1 Q2 Q3 का वैल्यू दे दे, ये का वैल्यू दे दे, तो उसका निमित्त वैल्यू रख के आप इसका आंसर जूल में निकाल सकते हैं। तो ये हुआ असेंबली का एनर्जी। असेंबलिंग में कितना एनर्जी लगेगा, 4 पार्टिकल को ऐसे रखा हुआ है, कितना एनर्जी, या इतना ही वर्क डन जो है सो एक्सटर्नल एजेंट को करना पड़ेगा। एक एक करके असेंबलिंग जो है 1 बाय 1 करके हो रहा है। पहले इसको लाया, कुछ एनर्जी वर्क करना पड़ा। अभी दोनों को जैसे यहाँ पर कुछ पोटेंशियल है, यहाँ पर लाकर रखने में उसे कुछ वर्क डन करना पड़ा। इस पॉइंट पर जो है सो अब तीनों को जैसा पोटेंशियल है, तो 1 बाय 1 करके ऐसे करना पड़ता है। तो ये था एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डिस्क्रीट जो चार्जेस हैं, चार्ज असेंबली जो है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे यदि ये डिस्क्रीट चार्जेस न होकर कंटिन्यूअस चार्जेस होते हैं, जैसे स्फीयर है, उसको को बिल्डअप करने में, उसमें चार्ज स्फीयर है तो उस स्फीयर पर जो चार्ज है बिल्डअप करने में कितना एनर्जी मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। वो स्फीयर मान लीजिए कंटिन्यूअस नॉन कंडक्टिंग है या फिर कंडक्टिंग है, दोनों तरह के हैं, तो हमें कितना चार्ज है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मतलब उसका कितना एनर्जी है। यदि कोई भी चार्ज स्फीयर है तो उसके पास एक एनर्जी है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे यदि चार्जेस हैं तो उसके पास एक एनर्जी है। ये चार्जेस इस तरह से रखे हुए तो उसके पास एक एनर्जी, क्योंकि किसी ने वर्क डन किया है इसको यहाँ पर लाने में इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी में कोई एनर्जी नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं कर रहे थे दूसरे का, लेकिन अब यहाँ पर है तो इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में किसी को वर्क डन करना पड़ा जो इसमें एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कंटिन्यूअस जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे स्फीयर में है, रॉड है, तो उसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसका क्या एनर्जी होगा। थैंक यू।